हेलो, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हूं झलक पंडित, आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं, विभिन्न अध्यायों के विषय में जानते आ रहे हैं, और वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में, आपकी अपनी भाषा में, हिंदी माध्यम में हम जानते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे धारा 3 की। और धारा 3 में, एक सेकंड का समय दीजिए ज़रा, हम पेन ले लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो हम यहाँ जो श्री गणेश करेंगे, धारा 3 की जो उपधारा 5 है वहाँ से करेंगे। जो मुख्यतः जो चीज़ें हैं जहाँ से प्री के क्वेश्चंस निकलते हैं और जो समझने योग्य हैं, वो उपधारा 5 से ही प्रारंभ होती है। तो यहाँ बात की गई है कॉमन इंटेंशन की, जिसको हम बोलते हैं सामान्य आशय अथवा कॉमन इंटेंशन। तो इसमें क्या ही इसके जो मुख्य तत्व होंगे वो देखते हैं कि आपराधिक कृत्य बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा संपन्न कराया जाना चाहिए। कॉमन इंटेंशन में, सामान्य आशय में सबसे पहले आवश्यकता है कि बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा जो आपराधिक कार्य है वो संपन्न कराया जाना चाहिए। दूसरा इसका तत्व होगा कि आपराधिक कृत्य सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किया जाना चाहिए। जो सामान्य आशय उन्होंने बनाया है, जो उनके सामान्य आशय है, उसी को अग्रसर करते हुए जो आपराधिक कृत्य है वो कारित किया जाना चाहिए। तीसरा जो मुख्य तथ्य होगा वो होगा कि सामान्य आशय को कारित करते हुए सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। भागीदारी आवश्यक है, ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है। यहीं पे केस आता है कि परीक्षित बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये इसी क्रम का केस हुआ है कि परीक्षित बनाम मध्य प्रदेश राज्य का। और इसमें कहा गया है कि जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन है, वो सक्रिय होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। जो सब लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, वो जो उनकी भागीदारी है, वो सक्रिय होनी चाहिए, वो एक्टिव होनी चाहिए। सामान्य आशय में कार्य करने के लिए व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं। मौका या वारदात पे जो सामान्य आशय को, कार्य को करने के लिए, जो है सामान्य आशय में जो कार्य कर रहे हैं उसको अग्रसर करने के लिए जो व्यक्ति की जो भौतिक उपस्थिति है वो अनिवार्य नहीं मानी जाएगी। कब? मौका वारदात पे, ऑन द स्पॉट वो अनिवार्य नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ इसको समझेंगे कि कैसे ये ऐसे रहेगा। चलो पहले धारा इसको भी पढ़ लेते हैं, उपधारा 6 को भी, उसके बाद एक पेपर लेंगे प्लेन, उस पे देखेंगे। ये सिमिलर इंटेंशन हो गई। तो इसमें क्या है कि जब कई लोग मिलकर एक बात का निश्चय पहले से ही करते हैं, जब कई लोग मिलकर, अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा, कई लोग मिलकर एक बात का निश्चय पहले से ही करते हैं, वह मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता। पहले से उन्होंने कोई सलाह नहीं की है, पहले से उन्होंने कोई उनका सामान्य आशय, या पहले से उनका ऐसा नहीं है कि कोई षड्यंत्र उन्होंने पहले से किया है, मीटिंग ऑफ माइंड वो नहीं है। कोई प्री प्लानिंग भी उनकी नहीं है, पहले से भी उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करके रखी है, ना ही उनका मीटिंग ऑफ माइंड है। तो और जिन लोगों ने वो एक्ट किया है इस पर्टिकुलर इंटेंशन से और नॉलेज के साथ किया है, वो सभी ऐसे लाइबल माने जाएंगे मानो वो एक्ट, वो कृत्य, वो कार्य उन्होंने अकेले नहीं किया है। पहले हम इसका एक उदाहरण देख लेंगे कि ये गली है, इसमें 3 परिवार रहते हैं, ए परिवार, बी परिवार, सी परिवार। इन लोगों ने अपना ये बना रखा है, इनका एक ये है नियम कि यहाँ किसी अन्य परिवार का आना वर्जित है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, डी आया और यहाँ रहने लगा। अब इन तीनों ने बिना एक दूसरे से सलाह किए, बिना एक दूसरे से बात किए, बिना एक दूसरे को बताए, बिना एक दूसरे से मशवरा किए, तीनों लोग आए और डी को पीटना शुरू कर दिया और इसकी हत्या कारित हो गई। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये सिमिलर इंटेंशन के अंतर्गत धरा जाएगा। ये सिमिलर इंटेंशन रहेगी कि ए बी सी, इन तीनों ने ना ही तो कोई मीटिंग ऑफ माइंड किया है, इन तीनों ने ना ही कोई प्री प्लानिंग की है। जैसे डी यहाँ पे आया, इनका पहले से ये था कि इस गली में 3 परिवार ही रह सकते हैं, अब डी परिवार यहाँ आके रहेगा तो वो वर्जित है। इन तीनों ने उसके साथ जैसे ही मार पिटाई की तो ये सिमिलर इंटेंशन के अंतर्गत रखी जाएगी। और
धारा 3 की उपधारा 6 के अंतर्गत रखी जाएगी। और कॉमन इंटेंशन होगा ये कि ए, बी, सी और डी ये 4 लोग प्री प्लानिंग करके एक घर में चोरी करने जाते हैं, और चोरी करने के बाद ये जो घर का मालिक है इसकी हत्या डी कारित कर देता है। इस घर के मालिक की हत्या डी कारित कर देता है, या इसकी हत्या कारित हो गई। तो क्या डी चोरी के साथ साथ इसकी चोरी के साथ साथ इसकी हत्या में 4 लोग धरे जाएंगे? चोरी में तो 4 लोग धरे जाएंगे, क्या हत्या में भी डी के साथ 3 लोग भी धरे जाएंगे? तो यहाँ इसका उत्तर होगा कि कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय को अग्रसर करने के तहत जहाँ इन लोगों ने ये प्री प्लानिंग करी थी कि वहाँ ऐसे चोरी करेंगे, तो साथ के साथ ये इसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से था कि वहाँ से भागेंगे भी 4 लोग एक साथ। जब 4 लोग एंटर एक साथ होंगे तो ये तो जाहिर सी बात है, एक सामान्य बात है कि भागेंगे भी एक साथ वहाँ से, और भागते समय जो भी कृत्य कारित होगा वो उस सब के लिए चारों सामान्य रूप से उत्तरदायी होंगे, और सजा का प्रावधान हत्या के साथ चोरी के लिए भी चारों के लिए किया जाएगा। ये हो गई उपधारा 5 और उपधारा 6 के विषय में बात। अब है धारा 3 की उपधारा 7। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ए एक व्यक्ति है, बी को ये क्या करता है, ए एक व्यक्ति और बी को पहले तो ये भोजन नहीं देता, पहले तो इसने भोजन नहीं दिया, जिसके कारण इसकी शक्ति क्षीण हो गई, शक्ति क्षीण हो गई। अब क्या हुआ, अब ये बिल्कुल दुबला पतला सा ये बन गया, चश्मे वाले बाबा जी ये बन गए, बिल्कुल सूख गए। जब इन्हें भोजन नहीं मिला, इनकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई, तो अभी ए ने क्या किया, अब इनको 2 डंडे मारे और इनकी हत्या कारित हो गई। तो ए ने चाहे तो विभिन्न कार्य अथवा लोक द्वारा जो परिणाम कारित किया है, जो वो परिणाम कारित करना चाहता था, जो उसकी हत्या करना चाहता था, वो उसने हत्या कारित कर दी। यहाँ जो ए होगा वो हत्या का दोषी माना जाएगा, ये कहती है उपधारा 7। उपधारा 8 देख लीजिए क्या कहती है कि एक के बाद एक अलग अलग समय पर बहुत सारे कार्य करके व्यक्ति को मार देंगे या कोई भी कार्य कारित कर देंगे। जैसे ए ने 3 दिन तक एक व्यक्ति की पिटाई की, बी ने 4 दिन तक की, सी ने जब पिटाई की उसकी 2 दिन तक व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेशक इन तीनों लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग दिन पे व्यक्ति की पिटाई की हो, और जो मृत्यु कारित हुई है वो सी के एक्ट से की हुई हो, तो फिर भी इन पर उपधारा 8 तो सभी पर होगी। उपधारा 8 जो लगेगी वो तो यहाँ सभी पे लगेगी, क्योंकि तीनों ने अलग अलग समय पर और अलग अलग समय पर अलग अलग दिनों के साथ व्यक्ति के साथ मार पिटाई की है। उपधारा तो ये जो उपधारा लग रही है 8, ये तो सभी पे लगेगी, लेकिन ये किसके साथ लगेगी, ये लगेगी जो हमारा मर्डर का सेक्शन है रीड विद, इसके साथ ये इन पे चार्ज फ्रेम होगा। लेकिन अंत में जिसके एक्ट से ये मृत्यु कारित हुई है उसके ऊपर डायरेक्ट मर्डर का जो सेक्शन है वो इस पे फ्रेम कर दिया जाएगा। तीनों ने, ए ने 3 दिन तक पिटाई की, बी ने 4 दिन तक पिटाई की, सी ने 2 दिन तक पिटाई की। अंत में सी की पिटाई से बंदा मर गया, तो क्या होता है कि ए पर जो चार्ज फ्रेम होगा वो मर्डर का सेक्शन 103 की उपधारा 1 रीड विद सेक्शन 3 की उपधारा 8, सेम बी पे होगा सेक्शन 103 ए रीड विद BNS। लेकिन सी के एक्ट से तो मृत्यु कारित हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर ये डायरेक्ट हत्या के लिए दोषी समझा जाएगा। अब आ जाओ धारा 3 की उपधारा 9 के विषय में। ये क्या कहती है, ये कहती है कि व्यक्ति जिस आशय से भी कृत्य को अंजाम देगा, जिस आशय से भी कार्य को करेगा, और वो उसी आशय के साथ दंड का भागीदार बनेगा, उसी आशय से, उसी आशय के आधार पर उसको सजा मिलेगी। अब ए ने क्या किया, ए बी को आपराधिक वध करने, यहाँ लिख देते हैं हम कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध। ए बी का आपराधिक मानव वध करना चाहता था, इसने बी से कहा, लेकिन बी का इससे पर्सनल मैटर पहले सी से कहा,
सी का जो है बी से पर्सनल मैटर पहले कॉलेज टाइम पे हो रखा था, तो वो तो पूरा दुश्मन है इसका। ये जो सी है वो बी की मृत्यु कारित करना चाहता था और इस आशय से उसने इसके साथ मार पिटाई की और बी भाई साहब की मृत्यु कारित हो गई, डेथ हो गई। इसका आशय था मृत्यु कारित करना, इसका आशय था आपराधिक मानव वध कारित करना। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ए तो धरा जाएगा आपराधिक मानव वध के तहत, आपराधिक मानव वध कल्पेबल होमिसाइड की धारा में, और जो सी है उसने मर्डर का ही उसका जो इंटेंशन था, तो इसलिए वो वध के लिए, वो हत्या या कह लो मर्डर के लिए वो धरा जाएगा। तो ये आज हमने धारा 3 के विषय में बात की है, और कल हो सकता है हम जो अध्याय 11 है उसके विषय में बात करें। और उसके विषय में बात करने से पहले ये आवश्यक था कि हम सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, इन सब के विषय में जान ले कि ये होता क्या है, क्योंकि वहाँ इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग होने वाला है। तो इसलिए आज एक छोटा सा लेक्चर था धारा 3 की समस्त उपधाराओं को जानने के लिए, समझने के लिए। आशा है कि उदाहरणों के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। और इसी के साथ बस इस लेक्चर को हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबको चीज़ें अच्छी लगी हो, पसंद आ रही हो, हेल्पफुल हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दूसरे मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अपने चैनल को पहुँचाइए, ये आपका अपना चैनल है। और मिलते हैं फिर शीघ्र ही एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।